नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभी तक हम पढ़ रहे थे एथिक्स यूपी पीसीएस के लिए। और जो मैं आपको ये एथिक्स की क्लासेस आपकी चल रही थी, वो चल रही थी फाउंडेशन बैच के तहत। फाउंडेशन बैच के तहत आपकी एथिक्स की क्लासेस चल रही थी। कुछ दिन का गैप हो गया है, तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा करूंगा कि आपको पहले एक दिन में एक क्लास मिलती, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस यानी कि एक दिन में 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करके मंडे ऑनवर्ड से ये चीज चालू हो जाएगी। तो मंडे से हम क्या करेंगे, 2-2 क्लासेस करके आपका एथिक्स जो आपका पोर्शन छूट गया है उसको हम कवर करा देंगे। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे ही दिया था कि एक्चुअली मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बता दिया था मैंने आपको कि परिवार के सदस्य बुजुर्ग जन थे, उनको अचानक एक्सपायर हो गए, तो उनको उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई आपकी। पर अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो साथियों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, तो हमने अभी टोटल जो चैप्टर थे 5, जिनमें हमने क्या पढ़ लिया था। पहला चैप्टर पढ़ लिया था नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, एसेंस ऑफ नीति शास्त्र और महान विचारकों के विचार, और ये सब चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने वैल्यू देख लिया था। वैल्यू के बाद अभिवृत्ति क्या है, उसके बाद अभिरुचि देख ली थी। अभिरुचि के बाद हम देख रहे थे, अभिरुचि के बाद हमने देखा कि नैतिकता के निर्धारण में क्या क्या तत्व हैं, उनको निर्धारित से भारत और विश्व के नैतिक विचारक और इमोशनल इंटेलिजेंस। सॉरी, एक चैप्टर में भूल गया, इमोशनल इंटेलिजेंस इससे पहले हमने देखा था। उसके बाद हम जो आज अभी देख रहे थे, जो अभी पिछली क्लास हमारी हुई थी, जो करीब करीब 20 दिन पहले हुई थी, उसमें हम देखा था कि भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक, उनका योगदान नीति शास्त्र में क्या है। उसी के तहत हमने शुरू किया था। हमने आपको बताया था कि नीति शास्त्र, क्योंकि कोई भी विषय है उसकी मूल में यदि जाएंगे आप, तो वहां पर दर्शन शास्त्र से हर विषय का शुरुआत, एक तरीके से हर विषय के पीछे एक दर्शन है। कोई भी अध्ययन हो रहा है उसके पीछे एक दर्शन है। मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो मैंने आपको बताया था दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है। उसके बाद दर्शन शास्त्र की हमने शाखाएं आपको बताई थी। फिर हमने बताया था कि पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन, 2 दर्शन अलग अलग तरीके के। तो हमने क्या कहा था कि पहले हम पश्चिमी दर्शन को देख लेंगे, देन आफ्टर हम भारतीय दर्शन को देखेंगे, वो अलग देखेंगे। तो हमने वहां पर पश्चिमी दर्शन की देखी। तो हमने क्या बताया, पश्चिमी दर्शन में आपको क्या क्या देखना है, यूनान दर्शन देखना है, ग्रीक रोमन दर्शन देखना है, और नव प्लेटोनिज्म ये देख रहा है हमको पश्चिम के प्राचीन दर्शन में। और उसके बाद फिर हम मध्यकाल में आ जाएंगे। तो मध्यकाल में हम क्या देखेंगे, मध्यकाल में हमें देखना है कि दर्शनी में उस टाइम पे धर्म की प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दर्शन में ऐसी चीजें, ऐसे तत्व मिलते हैं, तो उनमें कुछ विचारक देखने को आपको मिलेंगे, जैसे एक्विनास हो गए, वेथियनसेंट हो गए, अगस्टाइन हो गए, हिप्पोक्रेटस हो गए। ये सभी आप देखो, इन सब के टाइम में क्या है, ये सब चर्च की पावर को बढ़ाने की बात करते हैं। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर सर्वोच्च है और राजा ईश्वर का सेवक है। और राजा ईश्वर के लिए, जो ईश्वर कहेगा वो राजा को बात माननी पड़ेगी, और राज्य ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर के उनसे कार्य करेगा। यानी कि पोप को ज्यादा, राजा से ज्यादा अधिकार प्राप्त, ऐसा माना जाता है। सत्ता ज्यादा अधिक थी। और इसी मध्यकालीन में के अंत में जब रेनेसां शुरू होता है, उससे पहले उससे पहले नहीं, उसके अंत के बाद जब मैकियावेली आता है, तो वो चर्च और उनकी शक्तियों को कमजोर करने की, वो प्रिंस की बात करता है, मजबूर राजा की बात करता है। और वहां से जो यथार्थवादी दर्शन शुरू होता है, उसके बाद आधुनिक दर्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तब फिर हम देखते हैं कि धर्म की जो प्रधानता बनी हुई थी, धर्मान्यता बनी हुई थी, क्योंकि क्या हुआ ना कि प्राचीन काल में धर्म नैतिक था। फिर आने वाले समय में हर, मतलब कि कोई भी गलत चीज या कोई प्रथा परंपराएं जो रूढ़ियां थी, उनको भी धर्म में जोड़ा जाने लगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम होने लगती है, तो वो अपने आप में खराब होने लगती है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर कहीं भी सही नहीं होती। हर चीज एक सीमित मात्रा में सही होती है, ऐसा मानना चाहिए, माना जाता नहीं, माना एक सिद्धांत है कि हर चीज सीमित होनी चाहिए। सरकार है, सीमित होनी चाहिए, व्यक्ति है, सीमित होना चाहिए, स्वतंत्रता है, सीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि जब स्वतंत्रता स्वतंत्रता इसलिए मैंने उदाहरण लिया, क्योंकि क्या होता है, हम कभी कभी अपनी स्वतंत्रता का उस हद तक उपयोग कर लेते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम स्वतंत्रता से कब स्वच्छंदता पर आ गए। स्वच्छंदता क्या है,
अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग करना कि सामने वाले की स्वतंत्रता प्रभावित हो। स्वतंत्रता जितनी आपको मिली है उतनी ही सामने वाले को भी मिली है। राज्य द्वारा स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है ना, तो स्वतंत्रता का सीमित प्रयोग करना चाहिए। और जब आप स्वतंत्रता का सीमित प्रयोग करते हैं, नैतिकता का आप बहुत अच्छा पालन करते हैं, तभी आप स्वतंत्रता का सीमित प्रयोग करेंगे। आगे पढ़ेंगे भी हम, जब जब पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पर लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर एनसीईआरटी में मिली होंगी, तो आपने पढ़ी होंगी। और यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी तो भाई फाउंडेशन बैच कर रहे हैं तो एक कार्य कीजिए, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। रणनीति की बात करते ही हैं हम, फिलहाल तो हम नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं। इस विषय में नीति शास्त्र का मैंने आपको स्ट्रेटजी पुराने वीडियो में बता रखी है, परंतु आज ये क्लास थोड़ी फ्रेश है और 3 लोग नए ऐड हुए हैं इस क्लास में। तो पहले तो मैंने उनको एडवाइस दे दी कि हमने अपनी क्लासेस यूट्यूब पर डाल रखी हैं, वे लोग वहाँ से देख लेंगे, और नहीं तो फिर जब अगला बैच कराया जाएगा तो वहाँ पर उनको क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि फ्रेश चैप्टर है। और अभी हमारी पहली यूनिट मतलब दर्शन शास्त्र का थोड़ा सा काम हुआ है, हमने सुकरात को देख लिया बाकी, और अभी हमने मतलब कि मानिए कि अभी इस चैप्टर बिल्कुल नया है, इसलिए जो 3 लोग आए हैं अगर उनका कोई डाउट हो तो आप बता भी दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें ये चीजें हमने करा दी हैं आपको, तो आप लोग यहाँ से करिएगा। शुरू करते तो स्ट्रेटजी बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, कि बिकॉज ये हो जाता है ना कि नया स्टूडेंट है, आप लोग पुराने स्टूडेंट थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, देन आफ्टर हम लोग क्लास पर शिफ्ट हो जाएंगे वापस। तो स्ट्रेटजी सिंपल यही है कि देखिए, एथिक्स के लिए आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक लेनी है। रेफरेंस बुक कौन सी लीजिए, तो रेफरेंस मेरे हिसाब में एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन की। कोचिंग नोट्स मत लीजिएगा। कुछ कोचिंग नोट्स हैं जो 300 से 400 पेज के बन गए हैं, वो अच्छे हैं, परंतु मैं कहता हूँ अच्छा स्टैंडर्ड बुक अच्छी ही होती है, अलग चीज होती है, और आपके कोचिंग नोट्स अलग होते हैं। कोचिंग नोट्स कंपाइल क्रक्स, और इतने क्रक्स कंपाइल कर दिए जाते हैं कि उनको कंफ्यूजन के अलावा कुछ आपको नहीं मिलने वाला। वही क्या होता है, देखिए बुक भी आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे। तो बुक को पढ़ने का सबसे आसान और तरीका ये है कि आप क्या करें, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आधुनिक दौर में आपका कॉन्सेप्ट, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो सकते। सोशल मीडिया आपका इतना अच्छा, गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन है, आप वहां पर जाकर चीजों को समझ सकते हैं, परंतु फिर आप कहेंगे सर हम टीचर से आपसे क्यों पढ़े, टीचर से क्यों पढ़े। एक्चुअली क्या होता है समझिए, मटेरियल हर जगह है, परंतु एक्टिव मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें जान फूंक दी जाए, यानी कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करा दीजिए। टीचर का काम ही ये है। टीचर का काम है कि आपका पूरा सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दे दे, हर चीज आपको समझा दे, आपके माइंड में फ्रेमिंग कर दे सब्जेक्ट की। बाकी मेहनत आपकी ही होती है। यदि कोई स्टूडेंट सफल होता है, और यदि वो किसी भी क्षेत्र में हो, यदि वो सफल होता है, तो याद रखिएगा टीचर का योगदान 1% होता है, परंतु वो 1% योगदान 99% के बराबर होता है। टीचर का 1% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 99% स्टूडेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन के बराबर होता है। वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। टीचर क्या करता है, आपको गाइड कर रहा है। अगर आप टीचर को डिप टू डिप फॉलो करते हैं और आप सक्सेस हो जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि बहुत अच्छी बात। आज के समय में क्या, पूर्व में भी देख लीजिए आप, अर्जुन, इसलिए इतिहास या कहें कहानियों से कुछ प्रेरणा तो मिलती ही है ग्रंथों से। तो अर्जुन का उदाहरण देख लीजिए। अर्जुन अपने गुरु से उतने में संतुष्ट नहीं हुए, अर्जुन ने और चीजें भी अपने गुरु से पूछी। क्यों पूछी, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपके अंदर, टीचर ने इंटरेस्ट डेवलप करा दिया। अब आपकी क्यूरियोसिटी है कि आप कितना ज्यादा पढ़ना चाहें। आपके पास किताब है, आप उसको किस आधार पर पढ़ना चाहें, कितनी बार पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होता है जो संघर्षों से भागता नहीं, संघर्षों के साथ लड़ना सीख जाता है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, टेंडेंसी बताता हूँ स्टूडेंट की। टेंडेंसी मतलब मेरी भी रही होगी। स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ होता है कि एक बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता ही है। हालांकि अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, परंतु अब स्टूडेंट एक्सपीरियंस में थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। क्या सर आप अपनी जर्नी, अरे वो कभी और बताऊंगा, अभी आप पढ़िए। तो क्या बता रहा था मैं, अर्जुन के बारे में बात कर रहा था। टीचर का काम केवल उतना ही है कि आपको दे दे, गाइडेंस दे दे, बता दे चीजें, मेहनत आपको करनी है। स्टूडेंट मेहनत से भागोगे। कुछ लोग क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स के पीछे भागते हैं,
तो भैया भागते रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधी सी बात इतनी, आप क्या करेंगे, क्लास आपको यहाँ पर कोई एक टॉपिक कराया गया, आप जाइए सीधे अपनी स्टैंडर्ड बुक पर, बुक ओपन कीजिए, कायदे से पढ़ लीजिए उसको। उसके बाद में नोट्स बनाने का भी तरीका यही सिंपल, हाँ नोट्स बनाने का तरीका भी यही है कि आप क्लास रनिंग क्लास में नोट्स बना लीजिए, देन आफ्टर बुक से उसमें यदि कुछ चीजें आपको लगती तो ऐड कर लीजिए। क्लास का नोट्स क्या है, आपकी माइंड मैपिंग और फ्रेमिंग है। आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आपने इस क्लास में जो 2 घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम दिया था, उस 1 घंटे में आपने क्या किया था, वो क्रक्स है आपके पास क्लास में रनिंग नोट्स, ठीक। और जो बुक रीडिंग है वो आपका लॉन्ग टाइम मेमोरी और रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी डेवलप हो जाएगी, इसलिए बुक रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इतनी चीजें समझिए। सर लाइटनिंग कम आ रही है, हाँ लाइटनिंग कम है, मानता हूँ लाइटनिंग कम है, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा ना, पहले से तो बहुत कुछ अपग्रेड हो गया ना। हाँ ठीक है ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट हो लास्ट में पूछ लीजिएगा। शुरू करते हैं, प्लेटो से शुरू कर लेते हैं। प्लेटो, सुकरात को मैंने बताया था लास्ट टाइम, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं सुकरात में? हाँ प्लेटो से शुरू करते हैं, ठीक है। प्लेटो, तो प्लेटो का जो टाइम है, टाइम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एथिक्स में ना, आपका एमसीक्यू एग्जाम तो है नहीं जो टाइम फ्रेम पूछा जाएगा, फिर भी एक बार आपके इंटरेस्ट के लिए बता देगा। 429 से 347 बीसी तक, 347 बीसी। बीसी और एडी का मतलब आपको पता है ना? हाँ यदि नहीं पता तो बता दीजिएगा। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, इसको कहते हैं ईसा पूर्व। 429 बीसी से 347 बीसी तक, ठीक। तो प्लेटो, प्लेटो है क्या, आपको कुछ चीजें बताए, बाकी जो चीजें लिखने वाली हैं वो मैं लिखवा दूंगा। तो क्या प्लेटो पश्चिमी दर्शन का सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक है? भाई सबसे प्रभावशाली विचारकों में से है कि आप समझिए, एक थिंकर्स ने तो यहाँ तक कहा कि पश्चिमी दर्शन में यदि कोई चीज है तो या तो दर्शन प्लेटोनिक है या नॉन प्लेटोनिक, यानी कि प्लेटो से ही प्रेरित है या तो प्लेटो से अलग है, यानी कि दो दर्शन है इन्होंने, मतलब कि प्लेटो बहुत प्रभावित करता है पश्चिमी दर्शन को। पश्चिमी दर्शन का जनक भी एक तरीके से मान लीजिए, हालांकि जनक नहीं कहा जाता है। और कहानी सुनिए, प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य है, और जो भी बातें सुकरात ने अपने जीवन में कही या जो भी सुकरात का जीवन है, लगभग प्लेटो ने वो सब बातें फॉलो की हैं। और जो सुकरात का डिस्कोर्स हुआ, यानी सुकरात ने जो भी बातें कही थी, सुकरात को यदि दुनिया से किसी ने अवगत कराया तो प्लेटो ने कराया है। प्लेटो की वजह से सुकरात की पहचान बनी है, समझ रहे हैं ना? और ये सबसे व्यवस्थित विचारक हैं। तो प्लेटो का जो दर्शन या विचार है, इनकी जो रचना है उसमें देखने को मिलता है। तो प्लेटो की जो रचना थी उसका नाम है द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। हालांकि इस रचना का उपयोग आप यहाँ नहीं कर पाएंगे, एथिक्स में इसका कोई यूज है नहीं मेरे हिसाब से। एथिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और आप चीजों से को रिलेट करते हैं और इनके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है रिपब्लिक में, इन्हें किस चीज की बात की? एक तो उन्होंने राजा राजा की बात की, और जब एथिक्स के मामलों में आते तो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की? उन्होंने कहा कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। इनके क्या बताने की कोशिश की इन्होंने? कि एक अच्छा जीवन, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, इन्होंने ये बताने की कोशिश की। इनका मूल विचार ही यही है। ये बात करते आदर्श राज की, आदर्श राजा की बात करते, न्यायपूर्ण व्यक्ति की बात करते। किसकी बात की इन्होंने? आदर्श राजा, न्यायपूर्ण व्यक्ति, व्यक्ति, आदर्श राजा या न्यायपूर्ण व्यक्ति। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सुकरात ने क्या बताया था कि ज्ञान ही सद्गुण है। उसी तरीके से जैसे सुकरात ने बताया था ज्ञान ही सद्गुण है, उसी प्रकार से जो इनका है ना, ये जैसे इन्होंने कहा था, सुकरात ने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है, उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा है?
प्लेटो ने क्या कहा, तो प्लेटो ने कुछ और बताया नहीं। प्लेटो ने क्या बताया, प्लेटो ने सद्गुण को ज्ञान बताया, जैसे उन्होंने ज्ञान को सद्गुण बताया था, उन्हें उसी तरीके से इन्होंने एक लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सुकरात ने सद्गुण को सुकरात ने सद्गुण को ज्ञान बताया सुकरात ने सद्गुण को ज्ञान बताया, इसके प्रकारों की चर्चा नहीं की जबकि प्लेटो ने सद्गुण के चार प्रकार बताए। सद्गुण के चार प्रकार बताए, ठीक है। इन्होंने सद्गुण को ज्ञान बताया, इसके प्रकारों की चर्चा नहीं की सुकरात ने, परंतु प्लेटो इसको राउंड सर्कल में कर देता हूँ। तो प्लेटो ने सद्गुण के चार प्रकार बताए। तो सद्गुण के चार प्रकार क्या हैं, तो सद्गुण के चार प्रकार इस तरीके से हैं। पहला तो है बुद्धिमत्ता, दूसरा है साहस, संयम, और न्याय। ये सद्गुण के चार प्रकार हैं, बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। इनका डिवीजन क्या प्लेटो ने ये बताया है इनको। हाँ, इन्होंने बताया इस चीज को। और यदि प्लेटो के बारे में एक चीज और यदि आपको बताया जाए तो वो ये है कि प्लेटो को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इनको क्या, प्लेटो को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्लेटो को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। और पहला यूनानी विचारक जिसने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, क्या पहला यूनानी विचारक है जिसने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, अपने विचारों को लिपिबद्ध किया। पहला यूनानी विचारक है जिसने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, ठीक। हाँ, ठीक है, क्या नोट्स, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें नोट्स पड़े हुए। हाँ, टेलीग्राम का नाम वही सिविल एस्पिरेंट प्लस, अपने यूट्यूब चैनल का नाम वही, टेलीग्राम चैनल का नाम वही, इंस्टाग्राम पेज का नाम एक ही, सेम नाम से ही है सर। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो इनके न्याय की संकल्पना और ये सब चीजें समझने की कोशिश करें। तो ये आपने लिख लिया हुआ तो पेज बोर्ड पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए आप लोग आज एक तो इतने लंबे समय बाद क्लास हो रही है, वो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं एक ही चीज की, सर क्लास क्यों नहीं हुई। मैं आपको बताया है, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं चेक करते हैं।
अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं करते हैं तो आज क्लास, अच्छा दोस्त ने लिंक भेज दिया, अरे तो अब एक्टिव कर लीजिए ना ग्रुप। आपको क्या लगा क्लासेस नहीं होंगी? तो इनके न्याय का अर्थ में, इनके न्याय का जो सिद्धांत है, इन्होंने न्याय को क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि लोगों को वो मिलता है जो जिसके भी हकदार, लोगों को वह मिलता है जिसके वे हकदार हैं। लोगों को वह मिलता है जिसके वे हकदार हैं। इनके न्याय के अनुसार ऐसी इनकी संकल्पना है, यानी कि व्यापक अर्थों में इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जब इनका आप सिद्धांत पढ़ते तो इनमें ऐसी चीजें ही बताने की कोशिश की। दार्शनिक राजा की बात की, जहां पर इन्होंने बुद्धिमत्ता की बात की, यानी कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा बुद्धिमत्ता पूर्ण होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए राजा को, और राज साहस पूरे होना चाहिए, और राजा में संयम भी होना चाहिए। ये सब चीजें गुण बताने की कोशिश की। तो उसी में इन्होंने न्याय क्या है, न्याय वह है जो जिसके लोग हकदार हैं, यानी कि जो चीज लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। सपोज एग्जांपल, आपको शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये एक न्याय ही तो है। यदि आपके तक शिक्षा पहुंच रही तो आपके तक क्या न्याय पहुंच रहा है। हाँ, और सामाजिक संदर्भ में जो न्याय को समाज के सामंजस्य को बेहतर बनाने की सामाजिक चेतना है। क्या? समाज को बेहतर बनाने और सामंजस्य पूर्ण बनाने, क्या सामाजिक संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें। सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, तो सामाजिक संदर्भ में क्या बताने की कोशिश की? न्याय की संकल्पना क्या सामाजिक संदर्भ में? समाज को बेहतर बनाने, एक तो समाज को बेहतर बनाने और साथ में सामाजिक चेतना जागृत करना। पेनों में इंक भी नहीं पड़ी हुई है। सामाजिक चेतना, सामाजिक संदर्भ में न्याय ये है, ठीक है। हाँ, सामाजिक संदर्भ में न्याय है। तो इन्होंने रिपब्लिक में अपनी बात की और ये सब चीजें बताई इन्होंने। इनका मूल विचार ही यही है कि किस तरीके से व्यक्ति राजा राजा के कैसा होना चाहिए। और इन्होंने क्या कि मानव आत्मा के 3 गुण बताए। इन्होंने क्या बताया? व्यक्ति के 3 गुण बता मान लीजिए, या मानव आत्मा के 3 गुण, जिस आधार पे आप समझना चाहें। इन्होंने मानव आत्मा के 3 गुण बताए। तो प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 गुण, मानव आत्मा के 3 आंतरिक गुण, आंतरिक गुण, मानव आत्मा के 3 आंतरिक गुण बताए। क्या बताया? एक तो बताया विवेक या बुद्धि, विवेक या बुद्धि। है क्लास नहीं समझ में आ रही सर? क्या नहीं समझ में आ रहा है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, यदि आप पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपका बैकग्राउंड ना बना हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो क्या करेंगे, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। चीजें समझने की कोशिश कीजिए ट्रिप्स फॉर्म में। मैंने चाहूँ तो क्या करूँ, आपको मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ और आपको बोलने लगूँ। प्लेटो में ही आपको मैं 7-8 पेज लिखवा दूँ, 4-5 जितना, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखवा दूँ। और वही तरीका दूसरा है कि मैं आपको क्या करूँ, शॉर्ट फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट और आइडिया बता दिया जाए। आप यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म और कॉन्सेप्ट यानी कि फ्रेमिंग आपके माइंड में बन जाए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, और आप जाकर के बुक से अच्छे से पढ़ लें। हाँ, तो दोनों तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। दोनों ही तरीकों में ये याद रखिए, यदि आप वीडियो सिर्फ बैठ कर देख रहे, लिख नहीं रहे, क्योंकि क्या है, जब तक आप साथ में भागीदारी नहीं करेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगेगा। समझ रहे ना? अब आप
मान लीजिए सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर की कोई भी एक्टिविटी होगी आपका फोकस उधर जाएगा। यदि आप साथ में लिख रहे हैं तो होगा ये, आपका अटेंशन क्लास की ओर बना रहेगा, आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ये मैं चीजें हमेशा बताता हूँ। आप बताइए यूट्यूब पर आप कोई भी लेक्चर वेक्चर देखते हैं तो क्या हाँ होता है, क्यों नहीं आप कवर कर पाते उस चीज को? हाँ, इसीलिए नहीं कर पाते ना, क्योंकि पैसिव रीडिंग, एक्टिव रीडिंग का तरीका क्या है, आपकी समान भागीदारी उसके साथ में होनी चाहिए। जब तक आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे तब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप खुद इन्वॉल्व होइए। हाँ ठीक है, वापस आ जाओ, नहीं तो बातें तो विवेक या बुद्धि, मानव आत्मा के 3 आंतरिक गुण इनमें बताए। उसमें पहला क्या, विवेक या बुद्धि, ये क्या है? विवेक या बुद्धि किसका गुण है? ये दार्शनिक राजा का गुण है, राजा। यहीं से आप ये भी समझ सकते हैं मानव आत्मा के 3, यहाँ पर समाज का विभाजन भी समझ में आएगा आपको। और क्या, साहस, साहस किसका गुण है? साहस गुण है सैनिक वर्ग का, सैनिक वर्ग का गुण है साहस। और उसके बाद इच्छा या लालसा, ये किसका गुण है? इच्छा या लालसा, ये किसका गुण है? इच्छा या लालसा गुण है व्यापारी वर्ग का, व्यापारी वर्ग का। आप कहेंगे सर लालसा बुरी चीज है। देखिए, यदि आप श्रेय तरीके से किसी चीज को अर्जित करना चाहते हैं तो ये लालसा सही है। आप यदि धन कमाना चाहते हैं तो तरीके सही हो तो आपका कार्य सही है। हाँ, तो तरीके सही होने चाहिए तो कार्य भी सही है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, रिपीट कर देता हूँ। मैंने हम अभी तक आपको क्या बताया ये समझिए। हमने आज की क्लास शुरू की, पहले तो पिछली क्लास के बारे में मैंने आपको बताया, बताने की कोशिश की कि क्या दर्शन शास्त्र क्या है, हमने पिछली क्लास में ये समझा। देन आफ्टर हमने ये समझा था कि दर्शन शास्त्र की शाखाएं क्या है। फिर उसके बाद हमने समझा था दर्शन हमको कौन से पढ़ने हैं, भारतीय दर्शन पढ़ना और पश्चिमी दर्शन पढ़ना है। तो हमें अभी फिलहाल पहले पश्चिमी दर्शन को कवर करना, तो हमने बताने की कोशिश की थी, शुरुआत की थी पश्चिमी दर्शन से। तो पश्चिमी दर्शन को में जो प्राचीन कालीन दर्शन था वो था प्लेटोनिक दर्शन, उसके बाद उसमें नव प्लेटोनिक दर्शन। तो प्लेटोनिक दर्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी थी हमको? पढ़नी थी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और उसके समकाल और भी आगे पीछे जो विचारक है उनको पढ़ना था। उसके बाद पश्चिमी दर्शन में क्या था? मध्यकालीन। मध्यकालीन में मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन समाज की स्थिति ऐसी थी कि उस टाइम पे जो भी नैतिकता के मानक थे या जो भी तरीका था, नैतिकता क्या, राज्य से निकलता वो चीजें, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं हम राज्य के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज आगे चलकर हम राज्य के अंग बनने वाले हैं। तो नैतिकता राज्य के लिए, राज्य के लिए मतलब राज्य की सेवा के लिए करेंगे कार्य। राज्य की सेवा क्या? नागरिकों की सेवा। हाँ, तो नागरिकों की सेवा। वापस आते हैं तो मध्यकालीन दर्शन में हम गए, तो उसमें हमने बताया आपको कि उस टाइम पर मध्यकालीन दर्शन में क्या हो गया था कि धर्म का प्रभाव अधिक हो गया था राज्य सत्ता पर, और पोप और राजा की सत्ता में संघर्ष मध्यकालीन समाज में दिखाई देता। और उसके बाद रेनेसांस की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद आधुनिक दर्शन में आ जाते हैं। हाँ, आधुनिक दर्शन में आ गए थे, और आधुनिक दर्शन के बाद फिर आपको पता है समसामयिक दर्शन में भी कुछ आए। उसमें समसामयिक दर्शन को वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी पढ़ लेना चाहिए। इसमें रॉल्स हो गया, कनिंगम हो गया, रसेल हो गया, मिशेल फोकोल्ट, अमर सेन, कुछ हैं। अब मान लीजिए जॉन रॉल्स ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अमर सेन नहीं, भारतीय परिप्रेक्ष्य की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये सब चीजें पढ़नी, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट आपका प्लेटो, सुकरात, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, इनसे चीजें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इन सब चीजों बता। अब देखिए 1 साल या 2 साल के गैप में पीसीएस में आपको क्वेश्चन मिल जाता है प्लेटो इन सब चीजों पर आसानी से। आप केस स्टडी में तो बहुत आसानी से उपयोग कर लेंगे। तो क्या, मानव आत्मा के 3 आंतरिक गुण, विवेक या बुद्धि, ये किसका गुण है? ये दार्शनिक राजा का गुण है। वही साहस, ये सैनिक वर्ग का गुण है। वही इच्छा या लालसा, ये व्यापारी वर्ग का गुण है। ये मैंने बताया। ठीक, तो आदर्श राज्य और राजा, आदर्श राज्य की संकल्पना इसी से समझ सकते हैं। राजा कैसा होना चाहिए? विवेकशील और बुद्धिवान,
बुद्धिमान होना चाहिए और सैनिक इन सब चीजों को पालन करने वाला होना चाहिए। तो इनके प्रमुख विचार क्या है? इन्होंने देखो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, ठीक। और क्या चाहते थे ये? आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते जिसमें दार्शनिक राजा होना चाहिए और क्या शासकों की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि शासक को शिक्षित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा पर योजना भी दी, जिसमें इन्होंने क्या बताया? प्रारंभिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि क्या किया जाए कि शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा हो वो उत्पादन की शिक्षा, यानी शून्य से लेकर के मतलब 1 वर्ष से 18 वर्ष तक शिक्षा, उच्च शिक्षा हो जो कि सैनिकों और राजा को समान रूप से दी जानी चाहिए, जो 19 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा जो कि 36 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? ये दी जानी चाहिए प्रशिक्षण जो दिया जाएगा ये शासक को दिया जाना है, राजा को दिया जाना है, यानी कि राजा 50 वर्ष में जाकर के शिक्षित हो पाएगा। इस तरीके की उन्होंने शिक्षा का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया था। वो शारीरिक शिक्षा की भी बात की, मानसिक शिक्षा की बात करते हैं ये, और शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा को आपस में जोड़ने की भी बात करते हैं ये। और प्लेटो शिक्षा के माध्यम से गुणों की पहचान सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इन्होंने प्लेटो ने गुणों के माध्यम से ही शिक्षा को डिवाइड भी करने की कोशिश की। क्या कहा? प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए होगी, इनके लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी, परंतु जो उच्च शिक्षा होगी वो इनके लिए रह जाएगी। उसके बाद जो व्यावसायिक शिक्षा होगी वो राजा की रह जाएगी, हाँ, जो कि 35 से लेकर के 50 वर्ष तक की होगी। और प्लेटो ने राज्य में को 100% साक्षरता, प्लेटो ऐसी कल्पना करता है कि उसका राज्य 100% साक्षर होना चाहिए, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इनके संदर्भ में क्या महिला और पुरुष को समान मानते हैं ये। आगे जो इनका शिष्य आता है अरस्तु, वो महिलाओं को समान नहीं मानता, वो महिलाओं को दास मानता है, परंतु इनके ये अभी फिलहाल में महिलाओं को समान मानते हैं। और ये लैंगिक विभेद नहीं करते, यानी महिला और पुरुष में भेद नहीं करते हैं। और इनका जो विचार है, इसी विचार को लगभग ऐसा मान लीजिए साम्यवादी विचार टाइप का लगता है। जब हम आगे कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे साम्यवादी विचार क्या है, और उस टाइम पे हम प्लेटो से कनेक्ट कर देंगे, उसको यहाँ पर नहीं बताते, ठीक है। तो ये चीजें प्लेटो की हैं। हाँ, और इन्होंने क्या बात करने की कोशिश की? इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं भाई, इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं, दूसरों की बात। कुल मिला के इनका जो भी विचार है इन 3 चीजों में आपको पूरा कंक्लूड होता नजर आएगा। न्याय की संकल्पना क्या है? लोगों को वही मिलता है जो उनके हकदार, यानी कि जो लोगों का हक हो उनको मिल जाना चाहिए। और वही सामाजिक संदर्भ में न्याय क्या? समाज को बेहतर बनाना, सामाजिक चेतना जागरण का ये न्याय है। वही प्लेटो ने मानवात्मा के 3 आंतरिक गुण बताए, जो कि व्यक्ति के भी 3 आंतरिक गुण है। क्या? विवेक या बुद्धि, जो दार्शनिक राजा का गुण है। वही साहस क्या? सैनिक वर्ग का गुण है। और इच्छा और लालसा क्या? व्यापारिक वर्ग का गुण है। हाँ, और इन्होंने क्या बताने की कोशिश की? देखिए, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ यानी कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीजें मैंने यहाँ लिख दी यानी कि वो एक आइडिया और कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बताऊं? देखिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी अन्य सिविल सेवा सर्विस में आप ये मत पूछिए कि इम्पोर्टेंट क्या है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है लगभग। याद रखिएगा, कोई चीज आप छोड़ के नहीं जा सकते। कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है जो उन्होंने सिलेबस में दिया है, और याद रखिए, ठीक। हाँ, हाँ। बाकी मुझे और ऐसा कोई विचार नहीं लगता। बाकी कोर्स आप किताब पढ़ेंगे उससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इनका एक कथन लिख लिख लीजिए, आप लिखिए, लिखिए। मैं जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मैं जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ। मैं जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, और वह यह है, और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। और वह यह है
कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कोट्स लिख लीजिए। होता क्या है, आपको कोट्स के माध्यम से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या करेंगे, आपको ये कोट्स दे देंगे कि क्या बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इस तरीके की आपको कोड दे दिए जाएंगे, उनका आंसर फ्रेम करना होगा। जब हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो वहां पर इन चीजों की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हम जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन हैं उन सबको साथ आपकी चर्चा करेंगे। उसके लिए अलग से क्लासेस लेंगे। हाँ हाँ, इतनी चीजें तो करनी ही है, तो लगभग इतना तो मान के चलिए। अब हम एक काम करते हैं, अरस्तू पर चलते हैं। अरस्तू पर चलने से पहले मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, पानी पी लेते हैं फिर चालू करते हैं। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तू, अभी तक हमने कौन कौन पढ़ लिया, सुकरात पढ़ लिया था पहली क्लास में। आज दूसरी क्लास है जिसमें हमने देख लिया प्लेटो को। प्लेटो को क्या देख लिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। प्लेटो के क्या थे, तो प्लेटो के एक तो मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है, मानव आत्मा के आंतरिक गुण, जिनको 3 बार। और मैंने बताया इन्होंने सदगुरु को 4 भागों में बांटा है, तो उन 4 चीजों की बात हमने कर ली थी। अब बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु, अरस्तु भाई, अरस्तु का टाइम कौन सा है, 384 से 322, 384 टू 322 BC, यानी कि ईसा पूर्व। 384 322 ईसा पूर्व, ये है अरस्तु का टाइम। तो अरस्तु क्या है, एक तो ये प्लेटो के शिष्य थे। ये सब चीजें आपको लिखवाने से कोई फायदा नहीं, प्लेटो के शिष्य थे, उनके ये थे वो थे, ये चीजें आपको यहीं बता देते हैं, उनको कॉन्सेप्ट आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये प्लेटो के शिष्य थे, और इनका जो शिष्य है ये जो है, ये सिकंदर के टीचर अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने सुना होगा सिकंदर महान, और उनके ये टीचर थे। और उन्होंने राजनीति विज्ञान का जो ये अरस्तु, फादर ऑफ, ही नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, ठीक है, कहा जाता है, माना जाता है, जो भी चीजें। और साथ में ये जीव विज्ञान के भी पिता है। कारण क्या है, इनके पिता राजवैद्य थे, तो इन्हें चिकित्सा से भी बहुत लगाव था। अरस्तु कई विषयों का पिता कहा जा सकता है इन्हें। तो चलिए आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं अरस्तु को किन किन चीजों का पिता कहा जाता है। तो अरस्तु को पिता कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र, अरस्तु चिकित्सा शास्त्र का पिता है, जीव विज्ञान के पिता हैं, और जीव विज्ञान के पिता है, ये तर्क शास्त्र के भी पिता है। देखिए अरस्तु की ख्याति इस बात से है कि लगभग ये सभी बहुत विषयों के पिता हैं। आप जब भी विषय पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान का तो पिता ये हमने आपको बता ही दिया, राजनीति विज्ञान गिनते जाइए, अरस्तु बहुत बड़ी चीज है। व्यवहारवाद के पिता, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं ये। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन के बाद आगमनात्मक पद्धति, इनकी जो पद्धति वो आगमनात्मक है, आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति क्या, शॉर्ट में एक तरीका बता देता हूँ, वैसे आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यूजीसी जो पढ़ते हैं या जो मास्टर्स करते हैं उनको ये चीज पता हुई क्या है, मेथड, ये स्टडी का एक मेथड है, ठीक है। आगमनात्मक पद्धति जो है, चाहे इसको यहाँ से हटा भी दीजिए।
ये आपके किसी काम का नहीं। देख लिया आपने लिस्ट, इन सबके फादर पिता कहे जाते हैं, ठीक है। तो अरस्तु का पहला जो विश्वविद्यालय जो अरस्तु ने स्वयं बनाया था वो था लाइसियम। लाइसियम ये अरस्तु का विद्यालय था जो अरस्तु ने खुद बनाया था। कहाँ गया पेन भाई? ये अरस्तु का विद्यालय जो अरस्तु ने खुद बनाया था। लाइजियम ये इनका विद्यालय है, ठीक है। इनकी बुक उसके बारे में भी बता देते हैं। राजनीति विज्ञान में एक तो इनकी निकोमाची, बुक आपसे कभी पूछी जाने वाली नहीं, और ये निकोमाचियन। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और इसी में ये शासन प्रणालियों की बात करेंगे। 6 तरीके की शासन प्रणालियां बताएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी, सबसे खराब शासन प्रणाली कौन है। इस तरीके की चीजें बताएंगे जिसमें ये लोकतंत्र को भी खराब शासन प्रणाली में शामिल करते हैं, और पॉलिटिक्स सबसे अच्छी शासन व्यवस्था के तौर पर मानते हैं। फिलहाल हम शासन पर राजनीति विज्ञान तो पढ़ नहीं रहे, ऐसे इंट्रो दे दिया मैंने। तो क्या चीज बताने की कोशिश करता हूँ, हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। तो दार्शनिक विचार क्या है, इन्होंने बताया मनुष्य तर्क संगत। इन्होंने मनुष्य को बताया मनुष्य तर्क संगत है। इन्होंने मनुष्य को तर्क संगत विचार है, ठीक है। और क्या बताया, मनुष्य में भावनात्मक बुद्धि पाई जाती है। इन्होंने क्या कहा, मनुष्य में भावनात्मक बुद्धि पाई जाती है। भावनात्मक बुद्धि पाई जाती है। मनुष्य में भावनात्मक बुद्धि। दूसरी बात, अरस्तु मध्यम मार्गी। अरस्तु मध्यम मार्गी, और क्या ये सद्गुण की अधिकता है इनके अंदर। तो लिखवा देता हूं डायरेक्ट में तो समझ जाएंगे आप। तो ये क्या, सद्गुण अधिकता, सद्गुण अधिकता और सद्गुण की अधिकता और न्यूनता के दुष्परिणाम। न्यूनता के दुष्परिणाम, सद्गुण की अधिकता और न्यूनता के दुष्परिणाम के बीच औसत व्यवस्था के बीच औसत व्यवस्था नहीं सॉरी अवस्था के रूप में मौजूद होते हैं, के रूप में मौजूद होते हैं। यानी कि इनका विचार क्या है, सद्गुण की अधिकता और न्यूनता के दुष्परिणाम के बीच औसत अवस्था के रूप में मौजूद होते हैं। ये जो अरस्तु है, अरस्तु का जो विचार है वो मध्यम मार्गी इसलिए है क्योंकि वो क्या कर रहा है, सद्गुण की अधिकता और न्यूनता के दुष्परिणाम के बीच औसत अवस्था के रूप में मौजूद है इनका जो विचार है, इसलिए ये मध्यम मार्गी विचार है इनका। और इन्होंने क्या बताया, ज्ञान की न्यूनता आपको मूर्ख बनाती है। यानी कि क्या बताया, ज्ञान की न्यूनता आपको मूर्ख बनाती है। अब समझिए आप, आदर्शवादी दर्शन ने किस तरीके की बातें हो रही, ज्ञान की बातें हो रही,
हमने शुरुआत के तीनों, ये जो तीसरे विचारक हैं ये भी ज्ञान की ही बात कर रहे हैं अभी। और आगे आने वाले समय में क्या होगा, मध्यकाल में, मध्यकाल में ईश्वर की सेवा, ईश्वर का आदेश, यानी कि वहां पर ज्ञान की बात कम होने लगेगी, वहां पर ईश्वर की बात ज्यादा होने लगेगी, धार्मिक तत्व बढ़ने लगेंगे। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, इसीलिए मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा तरीका है। न इतनी सद्गुण की अधिकता हो जाए कि आपको कोई पराजय कर जाए। सद्गुण की अधिकता का उदाहरण समझिए, भारतीय राजा क्या रात्रि के समय युद्ध नहीं करेंगे? दुष्परिणाम क्या हुआ इसका, न्यूनता का दुष्परिणाम होता है ना, इतनी भी सद्गुण की अधिकता नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से न्यूनता भी उतनी नहीं होनी चाहिए सद्गुण की, कि बिल्कुल ही आप चोर और चक्के की तरह काम करने लगे। मेरी भाषा थोड़ी सी अनियंत्रित है, आप लोग मैनेज कर लेंगे, मेरे कहने का मतलब समझिए, संदर्भ समझने की कोशिश कीजिए। वहीं इन्होंने भी ज्ञान को मतलब एक तरीके से बढ़ाने की बात की है, तो उन्होंने क्या बताया, ज्ञान व्यवहार है, ज्ञान को व्यवहार से जोड़ा, व्यवहार, और शिक्षण क्या है, शिक्षण जो कार्य है वो कैसे आता है, वो प्रशिक्षण से आता है। और आत्मा क्या है, तो इन्होंने कहा आत्मा जगत है, संसार आत्मा है। और जीव क्या है, इन्होंने बताने की कोशिश की है कि क्या ज्ञान व्यवहार में होना चाहिए, शिक्षण कैसे आता है, प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वही आत्मा क्या है, जगत है। इनका जो विचार है वो इस तरीके का है कि इन्होंने न्यायपूर्ण राज्य की संकल्पना की। इनका मेन विचार लिखिए, ये किस किस विचार पर कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने न्यायपूर्ण राज्य की संकल्पना की। इन्होंने कहा न्याय सद्गुण है, इन्होंने कहा न्याय सद्गुण है, लेकिन या सद्गुण से कहीं, या सद्गुण से कहीं बढ़कर, या सद्गुण से कहीं बढ़कर है, या कर्म में सद्गुण है, या कर्म में सद्गुण है। न्याय सद्गुण है, लेकिन यह सद्गुण से कहीं बढ़कर है, क्योंकि कर्म में सद्गुण होना चाहिए, यानी कि यह कर्म में सद्गुण है। न्याय क्या है, कर्म में सद्गुण है। अच्छे कर्म करोगे तो न्याय भी अच्छा होगा। न्याय का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई चोर है तो उसके साथ न्याय क्या होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए न्याय, न्याय का माध्यम ये, न्याय करता न्यायाधीश तो क्या करता चोर के साथ, न्याय करे उसको छोड़ दे, नहीं। तो न्याय के अलग अलग मानक है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग न्याय होता है। कोई गरीब है या कोई संसाधनों से पिछड़ा हुआ है तो उसको संसाधन पहुंचाना न्याय है, उस तक संसाधन पहुंचा देना ही न्याय है। वहीं राज्य जो है मात्र जीवन जीने, राज्य मात्र जीवन जीने के लिए नहीं, राज्य मात्र जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, बल्कि उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए। न्याय जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए है।
तो ये अपने अरस्तु, इस तरीके से अरस्तु विचार है। वही और चीजें अरस्तु का, जैसे कि क्या बौद्धिक और नैतिक गुण की बात करते हैं, बौद्धिक और नैतिक गुण लिख दूं क्या? चलिए बता देता हूँ इसको भी। इसकी न्याय की संकल्पना को डिटेल में बता देते हैं। वैसे आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन डिटेल में पता चल जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने, कुछ लोग आज जो न्यू ज्वाइन हुए हैं 3 लोग, उनको मैं बता दूं, कभी भी आप ये कोशिश मत कीजिए कि कोई नोट्स बना रहा है तो पूरी की पूरी किताब लिख दो 200 से 250 पेज की। कितनी आपकी आवश्यकता है? हाँ, हमेशा उपयोगितावादी बनिएगा, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम कीजिए। उपयोगितावादी क्या, अभी आगे हम विचार आपको पढ़ाएंगे। आवश्यकता आपकी क्या है? एक टॉपिक पर आप 200 से 250 शब्द ही लिख सकते हैं। यूपीपीसीएस में 200 शब्द लिख लेंगे, यूपीएससी में 250 शब्द लिख लेंगे मैक्सिमम। तो नोट्स भी उतने क्रिप्स होने चाहिए, यानी कि आपसे यूपीएससी डिटेल नहीं मांग रही, यूनिवर्सिटी एग्जाम के तरीके आपसे डिटेल, सॉरी मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही, आपसे डिटेलिंग मांग रही है। तो कंपेरेटिव स्टडी भी करते चलिएगा, साथ में चीजों को लिंक करते चलिएगा करंट अफेयर के साथ। और याद रखिएगा, एथिक्स में कोई करंट जैसी चीज नहीं है। हाँ, नहीं, कुछ लोग करंट के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए बताना पड़ता है। तो न्याय, एक तो वितरणात्मक न्याय है, वितरणात्मक, और दूसरा है सुधारात्मक। सुधारात्मक, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो वितरणात्मक में क्या न्याय क्या है? वितरणात्मक न्याय में क्या, योग्यता, योग्यता और क्षमता, योग्यता और क्षमता के अनुसार यहाँ पर न्याय होना चाहिए वितरणात्मक न्याय में। और यहाँ पर क्या, सुधारात्मक न्याय क्या, अनैतिक कर्म, अनैतिक कर्म को रोकने के लिए करने वाला काम, अनैतिक कर्म या अपराध। इनकी न्याय की संकल्पना सिंपल है। देखिए, वितरणात्मक न्याय में क्या करते हैं, वितरण उन्हीं को किया जाना चाहिए जिनके अंदर योग्यता हो, क्षमता हो, यानी कि योग्यता को बल देते हैं। तो उनके मन में क्या है, पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, पद, पुरस्कार और पद, पुरस्कार, वेतन, ये सब चीजें वितरणात्मक न्याय में आती हैं। क्षमता और योग्यता के अनुसार इनको, वही सुधारात्मक न्याय में क्या है, सुधारात्मक न्याय में क्या, अनैतिक कर्म और अपराध को नियंत्रित करना है। यानी समाज को नैतिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अनैतिक तत्व, यानी कि समाज के उन एलिमेंट को जो असामाजिक तत्व है, उन एलिमेंट को लगभग खत्म करने की कोशिश करना। तो कैसे खत्म करेंगे, अपराध को कैसे खत्म करेंगे, तो दंड व्यवस्था से। भाई, कड़ा दंड जहां पर है, वहां देखिए आप अपराध की मात्रा बहुत ही सीमित है। देखिए आप दुबई, सऊदी अरब में कोई अपराध करके देखिए, बच जाए कोई व्यक्ति? क्यों? भय, दंड का भय। वहां पर सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था चल रही है, व्यक्ति को बिल्कुल सुधार देंगे। हाँ, परंतु क्या होता, कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाता, दुरुपयोग हो जाती चीजें, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा अच्छी मानी जाती है कि भाई रिव्यू कर लिया जाएगा चीजों का। और इनका एक विचार और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरस्तु जो है, अरस्तु, इन्होंने क्या बताया, बौद्धिक जो है, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक प्लस नैतिक सद्गुण, बौद्धिक प्लस नैतिक सद्गुण, बौद्धिक प्लस नैतिक सद्गुण जहां मिल जाते हैं वहां आनंद आ जाता है। आनंद, और आनंद क्या है, मानवता का सर्वोच्च मूल, मानवता का सर्वोच्च मूल, मूल्य, मानवता का सर्वोच्च मूल्य। दूसरा विचार यहाँ से पेन से आइडेंटिफाई करें, पता लगे कंफ्यूज ना हो, यहाँ से यहाँ तक।
अब बताइए कोई डाउट हो? अरस्तु हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी आपको आगे केस स्टडी जब कराएंगे तो उसमें आप इन सब चीजों का यूज कैसे करना वो चीजें आपको बताई जाएंगी। बाकी कंटेंट तो इतना ही है, अब इनको कैसे यूज करें, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो तरीके अलग है। वो आप जब आगे करते जाएंगे, धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएंगे, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब चीजें। अब यदि आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर क्लासेस क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी? आपने स्टार्टिंग में आपने कब ज्वाइन किया क्लास को? अच्छा, ओ समझ गया। जब प्लेटो मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे ना। अच्छा, मानव आत्मा के 3 गुण बता रहे, मानवीय आत्मा के 3 गुण बता रहे वहां से। हाँ। मैंने आपको बताया था कि परिवार में एक सदस्य की मृत्यु अचानक हो गई, और मृत्यु ऐसे हुई कि पिताजी की दादी थी वो, यानी कि मेरी कौन हुई, मेरी परदादी हुई, उनके वो एक्सपायर हो गई थी। तो अब घर में ऐसा माहौल हो गया अचानक में कि मैं क्लास कैसे रिकॉर्ड करूं, कैसे ले पाऊं, क्योंकि रिश्तेदारों की भीड़, आने जाने, मिलने लोगों वाले की। और स्टार्टिंग में क्लास क्या हो, स्टार्टिंग में हम स्टूडियो अपडेट कर रहे थे अपना, इसलिए अपडेट करें कि जो पुराना डिवाइस है उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी चीज़ें। पुराना डिवाइस हमें चेंज करना पड़ा, फिर हमें माइक वाइक का सेटअप और लाइटिंग, और दूसरी बात रूम भी हमने शिफ्ट किया है, तो उन सबको हम शिफ्ट करके एडजस्ट कर रहे थे। हमने कहा था कि मंडे से क्लास चालू कर देंगे, परंतु अचानक क्या हुआ, मंडे यानी कि 13 जुलाई को हमने कहा था क्लास चालू हो जाएगी, परंतु 13 जुलाई को अचानक से दादी की तबीयत तो पहले से ही खराब थी, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते अचानक एक्सपायर हो गई। तो इस चक्कर में हमारी क्लासेस हो नहीं पाई लगातार, और काफ़ी छात्र निराश भी हो गए, क्योंकि अब उनसे वादा कर रखा था। पीसीएस प्रीलिम्स का बैच हमने लॉन्च कर दिया था, फतेह बैच। अब अब आप लोग तो बिल्कुल परेशान हो गए थे। बाकी ग्रुप में मैंने आपको नोट्स दे दिए थे कि आप पढ़िए, भाई क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम में मेरी भी मजबूरी हो गई थी, मैनेज किया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, आपका पे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं नोट्स का। हाँ हाँ हाँ, नोट्स आपको दे तो दिए मैंने, टेलीग्राम पे भी चाहिए। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ऐसे समझिए, आज मॉडर्न एरा में कंटेंट की कमी तो है नहीं, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने क्या बताया आपको, नोट्स आपको किसी टॉपर के भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन बुक कर दीजिए, हज़ारों नोट्स का कंटेंट आप कलेक्ट कर लीजिए। एक बात बताइए मुझे, उस नोट का यूज़ है क्या आपके पास? कोई भी चीज़ तभी लीजिए जब आपका उपयोग उसके लिए हो। पुराने नोटों से प्रेरणा लीजिए, आप उसकी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो नई प्रक्रिया यही है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपकी उसमें मेहनत होगी, जिस चीज़ में आपकी मेहनत होगी तो आपकी क्लैरिटी भी होगी, उस चीज़ में क्लैरिटी होगी तो आगे चीज़ें आप अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे। क्योंकि मेन पर्पस तो इस एग्ज़ाम में है लिखना, पूरा एग्ज़ाम लिखने पर ही है। और याद रखिएगा, यूपी पीसीएस यूपीएससी का कॉपी है मेंस में। प्रीलिम्स में थोड़ा सा वनडे एग्जाम के कुछ फैक्ट वैक्ट थोड़ा ले लेता है, बाकी लगभग कॉपी कर लेता है। पैटर्न, कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी का पैटर्न ही उठा लेता है इधर उधर से। आप देखिए पिछले सालों के क्वेश्चन आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल। हालांकि पूरा कॉपी नहीं करता है, क्योंकि आंदोलन हो जाएगा यहाँ इलाहाबाद के छात्रों का, जानते हैं आप क्या तरीका है इलाहाबाद का। लगभग कहीं भी आप देखिए, बिहार पीसीएस को थोड़ा सा ही क्या रिफॉर्म करने की कोशिश की, छात्रों ने आंदोलन कर दिया। हाँ, प्रिलिम्स वाला फतेह बैच मंडे को क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, पहले तुम्हें बता दूं। दूसरी बात, आपका एथिक्स की 2-2 क्लासेस अब आपको मिलेंगी, क्योंकि कवर करना है हमें। मैंने आपको बताया था 20 जुलाई को हमारा एथिक्स खत्म हो जाएगा,
परंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लगभग 12 से 13 दिन का इधर ये गैप, मतलब 20 दिन लगभग पूरी पूरी छुट्टी हो गई है लेकर के। शुरुआत में स्टूडियो सेटअप के बाद उसके बाद फिर रूम शिफ्ट कर रहे हैं, और इधर फिर अचानक से परिवार में भी एक लोग देहांत हो गया। कोशिश करेंगे बिल्कुल करेंगे भाई। ठीक है फिर। ओ यस मैम, मैं ये सुनिए सुनिए अक्षिता, सुनिए सुनिए, हो क्या रहा है एक्चुअली, कभी पैटर्न पर चर्चा करते हैं, स्ट्रेटजी आपके लिए बना देंगे। अभी यहाँ पर बात करना सही नहीं है। स्ट्रेटजी में आपको एक वीडियो दे दूंगा सबसे अच्छा तरीका। हाँ ठीक है फिर। ओके ओके। जय हिंद जय भारत।